मेरे मकान मालिक ने किराए के बदले में मुझे हर रात उसके लिए लड़कियों का इंतजाम करने की मांग रखी। धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ने लगी, जो बढ़कर 10 लड़कियों तक पहुंच गई। मुझे इच्छा जागी कि मकान मालिक अकेले 10 लड़कियों के साथ कैसे। एक दिन मैंने कमरे में छुपकर देखा तो होश उड़ गए। कमरे का नज़ारा तो ऐसा था कि उसे देख कोई भी तड़प उठे, क्योंकि मकान मालिक तो बहुत जोशीला निकला। वो उन सबको एक साथ। मेरा नाम अजय है। मैं 22 साल का स्मार्ट और हैंडसम लड़का हूँ। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, इसलिए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैं पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था, ताकि अच्छी नौकरी पा सकूं और उन्हें वह हर सुख सुविधा दे सकूं जो उन्हें कभी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में मैं दूसरे शहर में चला आया, जहां मुझे ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी मिल भी गई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी किराए का कमरा ढूंढने की, जो मेरे लिए इस शहर में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कमरों का किराया बहुत ज़्यादा हाई फाई था। मेरी आधी सैलरी तो किराए में ही चली जाती थी। मेरे बात करने का अंदाज ऐसा था कि बहुत जल्दी सामने वाले से मेरी दोस्ती हो जाती थी। इसलिए ऑफिस में भी कई लोगों से मेरी दोस्ती हो गई। वो मुझसे कहने लगे कि अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो वह मुझे खुशी खुशी अपने साथ रख लेते। लेकिन वह लोग पहले से ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए उनके कमरे में और जगह नहीं थी, क्योंकि साथ काम करने वाले पहले से ही उनके साथ रह रहे थे। मेरा उस शहर में रह पाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मैं होटल में रुका था जिसका रेंट बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत निराश हो गया था, लेकिन मुझे अपने बजट का कमरा मिल ही नहीं रहा था। आज शाम मैं फिर कमरा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक घर में पहुंचा तो वहां 2 औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर देखने में बहुत सुंदर था। पहले पूछने की हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किराया ही तो ज़्यादा निकलेगा। मैंने जैसे ही किराया पूछा, मेरी सोच के मुताबिक किराया बहुत ज़्यादा निकला। मैं उन आंटी से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे कम किराए पर कमरा दे दें। तो आंटी बोली, बेटा ये किराया ही मेरे खर्चे का एकमात्र सहारा है, इसीलिए वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपना सा मुंह लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे मैं चला जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी टूलेट लिखा नहीं दिख रहा था। मैं निराशा में रुआसा हुआ चला जा रहा था। तभी एक गाड़ी मेरे आगे रुकी और एक आदमी उसमें से निकला। वह वही आदमी था जो पिछले घर में बैठा हुआ था। वह मुझसे बोला, तुम कमरे का कितना किराया दे सकते हो? मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में रह लो। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और बोला, कमरा देख लो चलकर। मैं तो मन में यही सोच रहा था कि इतने कम किराए में भी ये मान गए। हो सकता है कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन मैं यही सोचने लगा कि चलो मुझे रहने के लिए सर पर छत तो मिली आज। जितना किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उतने में ही मिल गया। अब चाहे कमरा कैसा भी हो मैं रह लूँगा। जब मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो दंग रह गया। घर तो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। अंदर जाकर जब मैंने अपना कमरा देखा तो वह भी बहुत गजब का था। कमरे में बालकनी भी थी। मैं तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और ना जाने कितनी बार मैंने उन अंकल को धन्यवाद कहा। वो अंकल मुझे मुस्कुराकर बोले कि मैंने तुम्हें ये कमरा इतने कम किराए पर इसलिए दिया है क्योंकि इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगे तो कम किराए के बदले में तुम मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैंने तुरंत उन्हें कह दिया, आप काम बता देना, मैं आराम से कर दूंगा, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं उनके घर में रहने लगा और मेरे दिन आराम से बीतने लगे थे। कुछ पैसा मैं अपने मम्मी पापा के पास में भिजवा देता था और मकान मालिक के छोटे मोटे काम भी मैं आराम से कर देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। लेकिन तभी फिर वह दिन आया जब मैं पैसे पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से सभी की तनख्वाह आधी की जा रही है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आधी तनख्वाह में आखिर क्या होता है?
जब पूरी तनख्वाह थी तभी मैं जैसे तैसे खर्चों में कटौती करके अपने मम्मी पापा के लिए पैसे बचा पा रहा था और आधी तनख्वाह में तो मेरा खुद का ही गुजारा करना मुश्किल था। हम सभी दोस्तों ने सोचा कि हम कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी कंपनियों में गए तो पता चला कि वहाँ भी यही हाल था, क्योंकि उस वक्त बाजार में मंदी आई हुई थी। अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे थे। फिर हमने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाने से तो अच्छा यही है कि अब चुपचाप यहीं पर काम करें। जब कमरे का किराया देने का समय आया तो मैंने अपने मकान मालिक से कुछ वक्त मांगा। मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरा जुगाड़ करके पैसे कमा लूँगा और फिर किराया चुका दूँगा। लेकिन ये सब करते करते 4 महीने बीत गए, पर मैं एक धेला भी एक्स्ट्रा नहीं कमा पाया। 5वें महीने में जब किराया देने की बारी आई तो मेरे मकान मालिक मुझसे गुस्सा होने लगे। वह बोले कि एक तो मैंने तुम्हें इतने कम किराए पर कमरा दे रखा है, ऊपर से तुम मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हो और फ़ायदा उठा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी था, इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सका और उनके सामने ही रो पड़ा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह मुझसे बोले, अगर ऐसी बात है कि तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैंने अचंभे से उनकी तरफ देखा। उनका काम से उनका क्या मतलब था? तो वह बोले कि इतने दिनों में मैंने ये ध्यान दिया है कि तुम बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज़ एक लड़की का मेरे लिए इंतजाम करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वह मुझसे बोले, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन में या तो मेरा 5 महीने का किराया दो या फिर ये कमरा खाली करो और अपना सामान भी यहीं छोड़ कर जाना। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन 2 दिनों में मैं 5 महीने के किराए का बंदोबस्त आखिर कहाँ से करूं। मेरे दोस्त भी इस समय बहुत परेशान चल रहे थे, तो मैं उनसे भी मदद नहीं मांग सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा था कि जो लोग गलत काम करते हैं तब भी भगवान उन्हें ढेर सारा पैसा देता है, और मैं जो एक शराफत की ज़िंदगी जी रहा था और अपने माता पिता की खुशियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अब मेरे मन में खुद को ख़त्म करने के ख्याल आने लगे। मैंने सोचा, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जो मैं अपने माँ बाप पर ही बोझ बन जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब खुद को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन शाम को मेरे पास माँ का फ़ोन आ गया और उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत आजकल ज़्यादा ठीक नहीं रहती है और उन्हें पास के ही एक डॉक्टर को दिखाया है। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो मैं उन्हें अगले हफ्ते तक मनी ऑर्डर भिजवा दूँ। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा, अगर मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा तो मेरे माता पिता का क्या होगा? वह तो जीते जी ही मर जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कोई गलत काम हो या सही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मैंने तुरंत ही रात में जाकर अपने मकान मालिक को बोल दिया कि मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूँ। वह मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बोले कि ठीक है, तो कल से ही तुम मुझे एक लड़की लाकर दे देना, लेकिन उसे यहाँ लेकर मत आना। मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, उसे लेकर तुम वहीं पहुँचना। मैंने कहा ठीक है। इसके लिए मेरे मकान मालिक ने मुझे पहले कुछ पैसे दिए। बोला कि अपने लिए कुछ ऐसे कपड़े खरीद कर लो जिससे तुम दिखने में काफ़ी अमीर लगो, और मैं तुम्हें अपनी गाड़ी भी दे दूँगा। ये सारी चीज़ें देखकर ही लड़कियां जल्दी आकर्षित हो जाती हैं और वह तुमसे दोस्ती करने के लिए अपने आप ही आ जाएंगी। मैंने भी अपने मकान मालिक के कहे अनुसार ऐसा ही किया। खुद के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और फिर जब मैंने उन्हें ट्राई किया तो वाकई में मैं देखने में किसी लखपति से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी हैंडसम दिखता था और फिर इतने महंगे और अच्छे कपड़े पहनकर तो मैं अब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था
कि मैं इस वक्त एक हालात का मारा हुआ इंसान हूँ। सच कहा है किसी ने, अच्छे कपड़े इंसान की सूरत ही बदल कर रख देते हैं। पहले दिन मैं अपने मकान मालिक की गाड़ी को लेकर एक अच्छे क्लब में गया और वहीं पर मैंने थोड़ा बहुत नाटक करके एक लड़की से दोस्ती कर ली और उसे अपनी बातों में लेकर मैं अपने मकान मालिक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उस दिन मेरा मकान मालिक बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उस लड़की को देखकर वह बहुत खुश हो गया, लेकिन वह लड़की उसे देखकर घबरा गई। पर मेरे मकान मालिक ने तुरंत ही उस लड़की से कहा कि अगर उसने उसकी बात मानी तो वह उसे कई लाखों रुपए देगा। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी उसके साथ घर के अंदर चली गई और मैं चुपचाप वापस अपने कमरे पर लौट आया। अब मैं ऑफिस का काम निपटा कर हर रोज अपने मकान मालिक के लिए एक लड़की का इंतजाम करता और उसके बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जाता। एक दिन जब मैं ऑफिस में था तभी मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हुई तो मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। जब मैं अस्पताल में बैठा हुआ था तभी मैंने वहां अपने मकान मालिक को देखा। मैंने सोचा ये आखिर यहाँ किस काम से आए हुए हैं। फिर मुझे लगा कि होगा इन्हें भी कोई काम। मेरे दोस्त को टाइफाइड निकला और उसकी कई जांचें भी हुई। फिर हम दवा लेकर उसके कमरे पर वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो मेरे मकान मालिक ने मेरे हाथ पर 50,000 रुपये पकड़ा दिए। इतने रुपए एक साथ देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। वह बोले कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपना काम बढ़ाना होगा। मैंने कहा क्या मतलब है आपकी इस बात का? तो वह बोला कि अब तुम्हें मेरे लिए कई सारी लड़कियों का इंतजाम करना होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वह बोले कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये पैसे दुगने और तिगने होते चले जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा अगर मैं ऐसा कर दूं तो अपने माता पिता के लिए कई सारी ऐसी चीज़ें खरीद सकता हूं जो आज तक उन्हें लेकर मैं नहीं दे पाया। मैंने अपने मकान मालिक को हामी भर दी। अब मैं उनके लिए कभी 6, कभी 7 तो कभी 10 लड़कियों का एक साथ इंतजाम करने लगा और उन्हें लेकर आने लगा। इसके लिए मैं इस तरह के नाइट क्लब्स में जाने लगा जहां पर लड़कियां खुद ही अपने लिए अमीर अमीर लड़कों को तलाश करती थीं, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को लूट सकें। लेकिन मैं ये सोच सोच कर बहुत ही अचंभित होता था कि मेरा मकान मालिक एक साथ इतनी सारी लड़कियों के साथ आखिर कैसे कर लेता है। इसके शरीर में इतनी क्षमता कैसे होती है। कुछ महीनों के बाद मेरा दोस्त जब अपने टाइफाइड का चेकअप कराने दोबारा से अस्पताल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ गया हुआ था। जहां मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने एक बार फिर अपने मकान मालिक को इस अस्पताल में देखा। मैं हैरत में था कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आता है। पहले मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर इसे चेक करूं, लेकिन तब तक मेरा दोस्त रिपोर्ट लेकर आ गया और उसने मुझे साथ चलने को कहा। मैं उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप उसके साथ वापस चला गया। मकान मालिक का काम करने के कारण अब मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि अब मेरे पास रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। ये देखकर मेरे दोस्त भी मुझसे कहने लगे थे कि तेरे हाथ में क्या खजाना लग गया है? तनख्वाह तो तुझे भी हमारे जितने ही मिलती है, फिर तू इतनी आलीशान ज़िंदगी कैसे जी रहा है? पहले तो मैंने बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन फिर मेरा एक दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गया और वह बोला कि तू मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है। मैं तेरा जिगरी दोस्त हूँ, क्या तू मुझे नहीं बताएगा? देख, मैं भी इस समय बहुत परेशान हूँ। मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। मुझे पता था कि मेरा मकान मालिक जिन भी लड़कियों को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बुलाता है वह उन्हें भी पैसे देता है। तो मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि अगर तू भी उसके लिए ये काम करने लगे तो तेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वह बोला, यार इसकी जगह और कोई काम वो मुझसे नहीं ले सकता। मैंने कहा ठीक है,
मैं ये बात अपने मकान मालिक से पूछ कर देखता हूँ। जब मैंने अपने मकान मालिक को ये बात बताई तो वह मुझसे गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने ये बात किसी दूसरे इंसान को क्यों बताई? मैंने कहा, पर वो मेरा दोस्त है और वो बहुत मजबूर है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। मेरी बात सुनकर मकान मालिक ने कहा कि अगर मजबूर है तो उसे कहो कि फिर मेरी इच्छा पूरी करे, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक यही काम है जो वह कर सकता है। अगले दिन जाकर मैंने अपने दोस्त को ये बात बता दी तो वह बहुत मजबूर होकर मेरे मालिक की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया और मैं उसे मालिक के बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच गया, ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि उसे भी लड़कियों को लेकर कहां पर आना है। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तो फिर तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा? तो वह बोला कि यार, मैंने तो सोचा था कि इस काम में मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है और मैं बहुत डर रहा था, लेकिन इसमें तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो मुझे इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहनने को मिले, दूसरा इतनी शानदार गाड़ी चलाने को मिल रही थी। मैं तो खुद को करोड़पति की तरह महसूस कर रहा था। ऐसी फीलिंग तो मुझे पहली बार मिली। इसके साथ ही साथ मुझे ढेर सारी लड़कियों से बातें करने को भी मिला और जब मैं उन्हें तेरे मालिक के एड्रेस पर लेकर गया तो उसने मुझे खूब सारा पैसा भी दिया। सच में अब तो मैं ये काम बार बार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू भी इतनी सारी लड़कियों को लेकर आ रहा है और मैं भी, और तेरा मकान मालिक इतनी सारी लड़कियों के साथ आखिर कैसे? वह ये सब कैसे कर लेता होगा? ये सब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर भी जिज्ञासा जगने लगी, क्योंकि ये सवाल तो न जाने कब से मेरे भी दिमाग में चल रहा था। मैंने मन में सोचा कि ये सब तो मुझे भी एक बार देखना चाहिए। फिर एक हफ्ते के बाद जब मेरा दोस्त और मैं दोनों ही अपने साथ 10-10 लड़कियों को लेकर मकान मालिक के पास पहुंचे और वह उन्हें लेकर घर के अंदर चला गया, तो मैंने तुरंत ही अपने दोस्त से कहा कि क्या तुझे इस बात की जिज्ञासा नहीं होती कि आगे अब क्या होगा और कैसे होगा? इस पर मेरे दोस्त के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई और वह कहने लगा कि तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी यार। मैं खुद कब से यही सब सोच रहा था। मैंने कहा तो फिर देर किस बात की है, चल फिर इस रात से अभी पर्दा हटाते हैं और अभी चलकर सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं। इस पर मेरा दोस्त कहने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन हम ये सब कैसे देखेंगे? मैंने कहा कि मकान मालिक के घर के पीछे वाला हिस्सा खाली है, हम वहाँ से सीढ़ी लगाकर खिड़की से अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। हम दोनों तुरंत ही मकान के पीछे के हिस्से में पहुँचे और पास में रखी हुई सीढ़ी लगाकर हम बहुत खुश हो गए। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि सबसे पहले मैं ऊपर जाकर देखूं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं तुरंत ही सीढ़ी पर चढ़ा और मैंने जैसे ही हल्का सा खिड़की को खोलकर अंदर का नज़ारा देखा तो मैं दंग रह गया। मेरा मालिक तो सच में उन सबको एक साथ अपने लिए तैयार होने को कह रहा था। अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये नज़ारा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा मालिक अप्सराओं से घिरा हुआ है। उसने सबको ढेर सारे पैसे दिए। मैं ये देखकर हैरान था कि मेरे मालिक के पास इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से आ रहे थे। अंदर के नज़ारे को देखते हुए मेरी सांस चढ़ने लगी और मुझे पसीना भी आने लगा। अब तो मेरे भी अरमान जाग रहे थे। मेरी हालत देखकर मेरा दोस्त जो कि नीचे खड़ा था वह बेहाल होने लगा और कहने लगा कि अब यार मुझे भी मौका दे, मैं भी देखने के लिए तरस रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि थोड़ा रुक तो, आगे का भी तो मुझे देख लेने दे, लेकिन वह माना ही नहीं और उसके जिद करने की वजह से मैं तुरंत ही नीचे आ गया। उसके बाद वह भी जैसे ही ऊपर गया और उसने अंदर का नज़ारा देखा, उसकी भी हालत ठीक वैसी ही हो गई जैसे कि मेरी हो गई थी। फिर वह मुझसे कहने लगा कि अब आगे तो वह होने वाला है जिसे हम दोनों पहली बार ही देख रहे होंगे। मैं सोचने लगा, काश यहाँ पर एक और सीढ़ी होती तो मैं और वह साथ में ही ये सब देख सकते। मेरा दोस्त बहुत खुश हो रहा था। मैंने उसकी खुशी देखते हुए उसे कहा, यार प्लीज़ मुझे भी ऊपर जाने दो, मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। लेकिन वह कहने लगा कि थोड़ा इंतज़ार करो। पर मैंने कहा कि तुम्हें भी तो मैंने ऊपर जाने दिया था ना,
अब तुम्हारी बारी है। मेरी इस बात पर उसने अपना सड़ा सा मुंह बनाया और बेमन से नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी उस सीढ़ी के दो पायदान टूट गए और मेरा दोस्त धड़ाम से नीचे आकर गिरा। उसके थोड़ी सी चोट लग गई। उसे अपनी चोट का गम नहीं था, बल्कि सीढ़ी के टूट जाने का गम था। हम दोनों जितना ज़्यादा आगे सब कुछ देखने के लिए बेचैन हो रहे थे, उतनी ही हमारी खुशी अब काफूर हो गई थी, क्योंकि अब सीढ़ी हमारे लिए पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। इसीलिए हम लोग तुरंत ही वहाँ से वापस लौट गए। जब मैं कमरे पर लौट कर आया तो मेरी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था और अब तो मेरी भावनाएं बेहाल होने लगी थीं। मैं सोचने लगा कि काश मेरे जीवन में भी कोई होता। ये सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं और एक मैं हूँ जो आज तक सूखे पौधे के जैसा हूँ, जिस पर कभी भी एक भी पानी की बौछार तो छोड़ो, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। मैंने सोचा कि इस बार जब मैं मालिक के लिए लड़की लेने जाऊंगा तो उसमें से अगर मुझे भी कोई लड़की मेरे टाइप की मिली तो मैं उससे दोस्ती कर लूँगा और फिर आगे जैसा मैं चाहता हूँ वैसी अपनी मुराद भी पूरी करूँगा। इसीलिए अगले दिन मैं खुश होकर अपने मकान मालिक के पास पहुँचा और मैंने कहा कि आज फिर से मैं आपके काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेरे मकान मालिक ने कहा कि वह 2 हफ्तों के लिए यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, इसीलिए फ़िलहाल मुझे और मेरे दोस्त को ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर तो मैं बहुत ही उदास हो गया था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, बस 2 हफ्ते की ही तो बात है, मुझे बस कुछ दिनों का ही इंतज़ार करना था। इधर 2 हफ्ते बीत गए और मेरे मकान मालिक वापस लौट आया। लेकिन उसी दिन मेरे दोस्त की तबीयत एक बार फिर से खराब हुई तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी बीमारी के लक्षणों को देखा और फिर उसे जांच करने के लिए भेजा। मैं अपने दोस्त का वहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था कि तभी मैंने अपने मकान मालिक को फिर से इस अस्पताल में देखा। मैं तुरंत ही अपने मकान मालिक के पीछे पीछे गया और जब मैंने उसे एक केबिन के अंदर जाते हुए देखा तो मैं सोचने लगा कि इस केबिन में तो कोई भी डॉक्टर नहीं बैठता है, फिर मेरा मकान मालिक इस केबिन में क्यों जा रहा है। तभी मैंने देखा कि मेरा मकान मालिक को एक अस्पताल के वार्ड बॉय ने ढेर सारी कुछ शीशियाँ दी जिनमें कुछ सफ़ेद रंग का भरा हुआ था। वह पैक करके एक अच्छे से बैग में रख लिए और मकान मालिक ने उसे काफ़ी सारे पैसे पकड़ा दिए। वह जैसे ही उस केबिन से बाहर निकलने को हुआ, मैं तुरंत ही छुप गया। जब वह चला गया तो मैं हैरान रह गया कि आखिर ये किस चीज़ की शीशियाँ थीं और इनका मेरा मकान मालिक क्या करने वाला था। मैं तुरंत ही उस वार्ड बॉय के पास पहुंचा और मैंने उससे पूछा कि अभी जो आदमी यहाँ से गया है उसे अपने आखिर क्या दिया था। ये सुनकर वार्ड बॉय थोड़ा सा घबरा गया और फिर उसने अपना सुर बदलते हुए मुझे ऐंठ कर कहा, तुम्हें इस सब से क्या है, ज़्यादा जासूस बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। मैं समझ चुका था कि ये सीधी तरह से मुझे नहीं बताने वाला। मेरे पास अब पैसों की कुछ खास कमी नहीं रहती थी, इसीलिए मैंने तुरंत ही अपने पास से कुछ पैसे निकाले और वार्ड बॉय के हाथ में रख दिए। ये देखकर एक बार फिर से उसके सुर बदल गए और वह मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा कि वह सारी शीशी क्लोरोफॉर्म्स की थी। क्लोरोफॉर्म का नाम सुनकर तो मैं दंग रह गया। इतने सारे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल आखिर मेरा मकान मालिक किस लिए कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि लेकिन इस आदमी को इतने सारे क्लोरोफॉर्म की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर वार्ड बॉय कहने लगा कि वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये आदमी हर महीने यहाँ पर आता है और मैं इसे इतना सारा क्लोरोफॉर्म पैक करके दे देता हूँ, जिसके बदले में ये मुझे ढेर सारे पैसे देकर चला जाता है। फिर वह कहने लगा, लेकिन तुम ये बात किसी से भी मत कहना। मैंने कहा ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद मैं वापस अपने दोस्त के पास आ गया। जब मैं उसके पास आया तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे इस तरह से देख मेरा दोस्त कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। वह मुझसे कहे जा रहा था, जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो।
उसके बाद मैंने उसे थोड़ी देर पहले का पूरा घटनाक्रम बताया, जिसे सुनकर वह खुद भी दंग रह गया। अब तो उसके मन में भी वही सवाल चल रहे थे जो मेरे मन में थे। मेरा दोस्त कहने लगा, लेकिन हम लोग जो भी लड़कियां उसके पास लेकर आते थे, वह तो सब अपनी मर्जी से ही उसके साथ जाती थीं, तो उनको बेहोश करने के लिए तो किसी भी तरह की चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर इतने सारे क्लोरोफॉर्म का यह आदमी कर क्या रहा है? मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे न जाने क्यों बहुत बड़ी गड़बड़ का अंदेशा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी कोई उल्टा सीधा काम कर रहा हो और हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। ये सुनकर तो मेरा दोस्त भी बुरी तरह से घबरा गया और कहने लगा कि हमने तो आज तक वह जैसा कहता आया बस वैसा ही किया और कभी बहुत ज़्यादा इस बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश भी नहीं की। बस एक बार उस दिन ही हमने वह सब देखा था, पर इस क्लोरोफॉर्म वाले चक्कर ने तो अब बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा कर दी है। मुझे लग रहा है कि शायद उस सब के बाद भी कुछ और होता है जो हमें पता नहीं है, जिसका हमें पता लगाना होगा। लेकिन आखिर इस सब का पता कैसे लगाया जाए? क्योंकि एक बार जब सारी लड़कियां घर के अंदर चली जाती थीं, तो अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता था। एकमात्र अंदर देखने का रास्ता वह खिड़की ही थी। लेकिन उस दिन वह सीढ़ी टूट जाने की वजह से हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और हम बाहर से कोई सीढ़ी लेकर भी नहीं जा सकते थे, वरना वहां पर बैठा गार्ड हमें नोटिस कर लेता। काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर आज हम जो भी लड़कियां लेकर जाएं और उनके कपड़ों में एक छोटा सा कैमरा लगा दें, तो उसमें हम जो भी वहां पर होता है वह सब कुछ देख सकते हैं। मेरे दोस्त को मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया। हमने तुरंत ही जाकर एक छोटा सा कैमरा खरीद लिया और रात को जब हम लोग अपने इस काम पर निकले और जिन लड़कियों को लेकर जा रहे थे, उनके कपड़ों में हमने बहुत ही सावधानी से उस कैमरे को लगा दिया ताकि उन्हें खुद भी इसके बारे में पता ना चल सके। और फिर हमने उन लड़कियों को मकान मालिक के पास जाकर छोड़ दिया। अब बस हमें इंतज़ार था तो इस बात का कि आखिर अंदर जाने के बाद लड़कियों के साथ क्या होगा। मैं और मेरा दोस्त तुरंत ही वापस कार में आकर बैठ गए और हमने तुरंत ही लैपटॉप को ऑन कर लिया। हमने उस कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया था। कुछ देर तो हमें वह सब दिखता रहा जो कि हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन अभी तक जिस राज को जानने के लिए हम लोग इतना परेशान थे, उसको लेकर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारा मकान मालिक इतने सारे क्लोरोफॉर्म का आखिर कर क्या रहा था। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद हमने जो कुछ देखा उससे तो हमें रोंगटे ही खड़े हो गए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा मकान मालिक इतना बड़ा खेल खेल सकता है। उसे देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता था कि वह ऐसा भी काम कर रहा होगा। हम दोनों के पसीने छूट गए थे, क्योंकि अब हम समझ चुके थे कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और एक ऐसी चीज़ का हिस्सा बन चुके हैं जिसके बारे में हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे हम क्या करें। इसके बाद हमने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और हम तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन जाकर हमने वहां के जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उनको उस कैमरे में जो भी अब तक रिकॉर्ड हुआ था वह सब दिखाया, जिसके बाद वह खुद भी हैरान रह गए थे कि उनके शहर में उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला। दरअसल मेरा मकान मालिक एक बहुत बड़े स्तर पर लड़कियों को बेच रहा था। सबसे पहले तो वह अपना काम लड़कियों से लेता और जब लड़कियां वहां से जाने लगती तो उन सबको धोखे से क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता और उसके बाद वहां पर विदेशी क्लाइंट्स आते जो कि उन लड़कियों में से अपनी अपनी पसंद उसको बता देते और उसके बाद वह लोग उन लड़कियों को उनकी बेहोशी की हालत में ही अपने साथ ले जाते, जिसके बदले में मेरे मकान मालिक को बहुत सारी रकम मिल रही थी और वह करोड़ों में पैसे कमा रहा था। अब मुझे भी अच्छे से समझ आ रहा था कि वो हम लोगों को भी इस काम के इतने सारे पैसे इतने आराम से आखिर कैसे दे पा रहा था, क्योंकि वह खुद भी ढेर सारे पैसे कमा रहा था।
इतने बड़े स्तर पर शहर में लड़कियां गायब हो रही थीं, लेकिन किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं और कैसे गायब हो रही हैं। क्योंकि असल में तो जो भी लड़कियां गायब हो रही थीं वह अपनी मर्जी से ही इस जगह पर खुद आ रही थीं और वह जिस काम के लिए आ रही थीं उसे वह किसी को बता भी नहीं सकती थीं। इसीलिए ना तो उनके घर वालों और ना ही दोस्तों को ये पता चल पा रहा था कि वह एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाती हैं, जिस कारण उनका अता पता आज तक नहीं मिला। हमने खुद ने भी इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया कि जिन जिन लड़कियों को हम यहाँ लेकर आते हैं वह बाद में वापस कहाँ जाती हैं और वह हमें कभी दोबारा क्यों नहीं दिखीं। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम एक बहुत बड़े पाप का हिस्सा बन चुके थे। हमने उन लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। भले ही वह लड़कियां हमारे साथ अपनी मर्जी से आई थीं और अपनी मर्जी से ही वह मकान मालिक के साथ भी जाती थीं, लेकिन फिर भी आगे उनके साथ जो भी कुछ होता था वह नहीं होना चाहिए था। हमने पुलिस को साफ साफ बता दिया कि इस तरह से मकान मालिक ने झूठ बोलकर हमसे इस तरह का काम करवाया और हमने पैसों के लालच में ये किया। लेकिन आज हमें जब उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो हम यहाँ पर उसकी पोल खोलने के लिए आ गए। इसके बाद पुलिस ने वहाँ पर जाकर मकान मालिक के बंगले पर जाकर मकान मालिक और उसके जो भी विदेशी क्लाइंट्स थे सभी को पकड़ लिया और उस हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई की। इधर हमें भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही पुलिस ने मकान मालिक से सारी डिटेल्स निकलवा ली थी और लड़कियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। पुलिस ने हमें बताया कि मकान मालिक काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि वह अकेले इस काम को इतने बड़े स्तर से हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और हमें भी इस काम में शामिल कर लिया। हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि हमने ये काम जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी सज़ा तो आखिर हमें मिलनी ही थी। लेकिन सीनियर ऑफिसर ने कहा कि क्योंकि हमने सबको पकड़वाया है और उनके खिलाफ सबूत भी दिए हैं, इसलिए हमारी जो सज़ा है वह काफ़ी कम होगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ महीनों में जो भी लड़कियां मकान मालिक ने विदेश भेजी थीं उन्हें पुलिस ने ढूंढ लिया था, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां थीं जिनकी खोज जारी है और हम अपनी सज़ा काट कर बाहर आ गए हैं। लेकिन अब हमें जीवन का बहुत बड़ा सबक मिला है, जिसकी वजह से हमने एक दूसरे शहर में आकर नौकरी शुरू कर दी है और हमें जितनी भी तनख्वाह मिल रही है हम उसी में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, जिसकी वजह से कई बार कुछ लोग हमारी गरीबी और कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपने मंसूबों को पूरा करते हैं और हमें ऐसे कामों में शामिल कर लेते हैं जो कि इंसानियत के खिलाफ हैं। इसीलिए ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमें कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। हमेशा सही रास्ते पर चलकर ही पैसे कमाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।